झारखंड के संदर्भ में अगर राजकीय पुष्प का संबंध प्लास से है तो राजकीय मिठाई का संबंध किससे होगा? आपके ऑप्शन है ठेकुआ, जलेबी, दुधौरी या फिर बालूशाही। मुंह में तो पानी आ चुका होगा सारे मिठाई का नाम सुनकर। रेसिपी भी बताया जाएगा। डोंट वरी, फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे झारखंड जीके का क्लास नंबर 23। सारे पार्ट जरूर विजिट कर लें। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेएसएससी का हुआ है सब मैं कवर कर चुका हूं। कुछ जेपीएससी का पार्ट भी इसमें देखने को मिलेगा। एसआई को छोड़ दे तो सब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कवर कर चुका हूं 22 तक, तो सारा जरूर देख लीजिएगा। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा जेएसएससी जेपीएससी का वो सब अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा। क्लास जैसे आपको चलता है वैसे चलेगा। भर भर के इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आपको मजा आ जाएगा। पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा, जो कि मिलेगा आपको @लर्नर्स गराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। और झारखंड का करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूं तो उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो सिर्फ करंट अफेयर का वीडियो नहीं है, बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन उसमें कवर करता हूं, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और अब जो आपका वीडियो का शेड्यूल रहेगा वह आपको तो पता है, करंट अफेयर आपको अल्टरनेट आता है 2 दिन पर। तो एक दिन करंट अफेयर रहेगा, एक दिन आपका झारखंड जीके रहेगा। ओके ना, तो इस तरह चलेगा। और शाम को 8:30 बजे, रात को 8:30 बजे एक वीडियो का टाइम फिक्स कर दिया गया है। वो उसका टाइम फिक्स नहीं है। कंप्यूटर भी हो सकता है, जनरल साइंस भी हो सकता है, पेपर 1 का हिंदी या इंग्लिश भी हो सकता है। ओके, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक यहाँ पे सुबह में जो है, अब इसका टाइम तो सेट नहीं कर सकता हूँ, एक करंट अफेयर का और एक अल्टरनेट आपको दिन में वीडियो मिलेगा झारखंड का। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गियर अप। वलाने झारखंड जी की क्लास नंबर 14 रहेगा। तो 16 में से कितना मार्क्स आएगा जरूर लिखिएगा। झारखंड के पहले क्रांतिकारी जिनके सिर के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपया इनाम रखे थे, तो उनका नाम बताना है। मृत्यु इनका 14 फरवरी 1832 को हुआ था। बताइए जरा। अपने को सिंह बोगा का दूत घोषित करके 1895 में एक पंथ की स्थापना बिरसा मुंडा ने की थी। बताइए जरा उस पंथ का नाम। एक अलग राज्य झारखंड की मांग करने वाले पहले नेता कौन थे, उनका नाम बताना है। केंद्र प्रायोजित पीटीजी डाकिया योजना में कितना आदिम जनजातियों को 25 किलो अनाज घर घर पहुंचाया जाता है। उसका 7 समिट्स अभियान के लिए पद्मश्री 2013 में किसको दिया गया था। झारखंड की जलवायु किस प्रकार का है। पेरवा घाट जलप्रपात कहाँ पे है, छठा नदी पर है, किस जिले में है। किस फसल कोई त्यौहार है, वो फसल ग्रहण के उपलक्ष्य में पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो उसका त्यौहार का नाम बताइएगा। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के जो वरिष्ठ लोग होते हैं जिनसे विचार विमर्श किया जाता है किसी मैटर पर, तो उन्हें क्या कहा जाता है। उसके बाद मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्राप्त किसके द्वारा दिया गया, कौन सा वह रूल था जो संथाल परगना में लगाया गया था, याद कीजिए जरा। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की जनगणना कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, ये बताइए। झारखंड में डैश वृक्ष के फूल से शराब बनाया जाता है, ये बताइए किससे शराब बनाया जाता है, दारू। लोक नाट्य के दौरान मिट्टी के जो है पात्र या बर्तन बनाए जाते हैं, तो वह लोक नाट्य कौन सा है, उसका नाम मुझे चाहिए। बाकी जयपाल सिंह मुंडा का जन्म स्थान कहाँ पे है, ये बताइए जरा, वहीं के निवासी हैं। सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला भारत का पहला और एकमात्र जिला कौन सा है, ये बताइएगा। समय की पुकार, मरीचिका और पुटुस फूल के लेखक कौन है, ये बताइए। तो 16 में से कितना मार्क्स आएगा, जब मैं आंसर बताऊंगा तब आप लोग जरूर मैच कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन जैसे कि आपको पता होगा 2-3 क्वेश्चन तो मैं खुद से ही फ्रेम किया हूं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। इनमें से कौन सा कथन राज्यपाल के संदर्भ में गलत है। राज्यपाल के बारे में बात किया जा रहा है। किसी राज्य की विधानसभा का पहला सत्र जो फर्स्ट सेशन होता है, अगर नया अगर बना आपका, देखिएगा पार्टी आई है, तो विधानसभा का जो पहला सत्र होगा उसको कौन जो है से जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्यपाल के द्वारा संबोधित किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है 7वें संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके तहत राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्या बात सही है? बात सही है कि जो है एक राज्यपाल हैं उनको 2 या फिर 2 से ज्यादा राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? जैसे सीएम है तो सीएम झारखंड के भी हो जाए फिर बिहार का भी हो जाए, ठीक है, तो कैसा लगेगा तो क्या राज्यपाल के लिए अप्लीकेबल है, आगे पता चलेगा। देखिए झारखंड में एक राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार में रहे, यानी कि देखिएगा तो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल रहते हुए भी यहाँ का राज्यपाल थे, तो एक बोला गया कि एक थे, सही बात है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य में एक गवर्नर होना चाहिए जिसमें कार्यपालिका शक्ति यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर हो उसमें इन्वेस्ट होगा। अनुच्छेद 154 कहता है, अनुच्छेद 153 तो ये कहता है कि राज्य में गवर्नर होना चाहिए और उसमें कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होगा। ओके, और 154 एक आता है और 155 एक आता है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाएगा। तो ये सारा ध्यान रखिएगा। तो सारा 3 अनुच्छेद है, तीनों के तीनों देख लीजिएगा। बाकी अनुच्छेद 356 कहता है कि तहत राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्यपाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अगर अनुच्छेद 356 लग गया राज्य में तो बोला जा रहा है कि राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है?
आंसर इसका ई है ना। ई क्यों होगा? क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है, जिसको आप लोग स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं, तो राज्यपाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके ना, वहाँ पे मुख्यमंत्री फिर पावर में नहीं रहते हैं, सरकार उनका गिर जाता है। ओके ना, तो राज्यपाल को जो है कोई जरूरत नहीं है इस्तीफा देने का। तो ये स्टेटमेंट गलत था, बाकी सारा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। किसी भी विधानसभा का पहला सत्र राज्यपाल के द्वारा जो है संबोधित किया जाता है। दूसरा, 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में, जिसके तहत 2 से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल एक ही पर्सन को बनाया जा सकता है। और झारखंड में एकमात्र जो है रहे थे अतिरिक्त प्रभार वाले। एक बताया था आपको कि बिहार, याद है ना, बिहार के जो वीसी पांडे थे वो बिहार का गवर्नर रहते हुए भी झारखंड का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार लिए थे। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसमें सारा चीज सही है और यह गलत था क्योंकि गवर्नर को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। झारखंड में जितने गवर्नर हैं सबका यहाँ पे लिस्ट है। ओके, तो देख लीजिएगा, टोटल 11 गवर्नर बने हैं और यही सेकंड जो वीसी पांडे थे ये अतिरिक्त प्रभार थे ना, एडिशनल यहाँ पे लिखा हुआ था, बिहार का गवर्नर रहते हुए बने थे। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही थे ऐसे। और बाकी देख लीजिएगा यहाँ सारा चीज जो है 34th नेशनल गेम जो हुआ था उसका उद्घाटन यहाँ पे सैयद अहमद के द्वारा किया गया था, ये सब देख लीजिएगा। सबसे लंबे समय तक रहने वाली जो गवर्नर है ये है आपके द्रौपदी मुर्मू, 9वीं गवर्नर है। रमेश बैस को देख लीजिएगा, अभी इनका महाराष्ट्र में अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, पहले ये त्रिपुरा गवर्नर थे और ये पर्सन छत्तीसगढ़ के हैं ना, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी सी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के पर्सन है, सॉरी तमिलनाडु के पर्सन है। तीसरा चीज देख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हीं का है ना, द्रौपदी मुर्मू का, पहली महिला गवर्नर है। सारा चीज पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पहले प्रभात कुमार हैं। सारा चीज को देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम एनडीएमए 2005 के किस धारा के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है? धारा 3, 9, 14 या फिर 16? आंसर इसका सी होगा, धारा 14। कभी डिस्कस भी किया होगा लेकिन जितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा उतना डिटेल में कभी डिस्कस नहीं किया होगा। तो धारा 14 के तहत हर एक राज्य में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया जाता है। देख लीजिए जरा, एनडीएमए एक्ट है 2005 का। ओके ना, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए सब उसके बारे में आपको मिलेगा जानकारी। तो एनडीएमए देखिएगा तो टोटल 11 अध्याय है, यानी कि 11 चैप्टर्स हैं और 79 जो है इसमें आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखेगा, कितना चैप्टर है तो 11, कितना सेक्शन है तो 79 धाराएं हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। 69 नहीं है, 79 है। बाकी देख लीजिएगा, बोला जाता है कि एसडीएमए का जो गठन होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा से सीएम ही होते हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वो गवर्नर नहीं होते हैं। बाकी एसडीएमए में अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में अधिकतर 9 सदस्य हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित, यानी कि एक तो मुख्यमंत्री होंगे ही, उनके अलावा 8 सदस्य और होगा, यानी कि टोटल मिलाकर 9 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा उसमें टोटल मेंबर, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिएगा, डीडीएमए को एनडीएमए की धारा 25 के तहत गठित किया जाता है। या डीडीएमए क्या है? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो जिस तरह से स्टेट में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी जो है मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है डिजास्टर को रोकथाम के लिए। तो यह जो है एनडीएमए का धारा 25 है उसके तहत इसका गठन किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी डीडीएमए के अध्यक्ष या तो जिला मजिस्ट्रेट डीएम होंगे या तो उपायुक्त, यहाँ पर डीसी होगा, डीसी होंगे ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी जेएसडीएमए का अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो ये होता है झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि आप लोग बता दीजिएगा। इसमें ना 2 क्वेश्चन बनता है। इसको नोटिफाई यानी कि अधिसूचित किया गया था 2008 में झारखंड में, लेकिन इसका स्थापना यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है से 28 मई 2010 को किया गया था। इसे देख लीजिएगा। अध्यक्ष जैसा कि बोल चुका हूँ कि हमेशा से क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तो अभी जो है हेमंत सोरेन होंगे। तो ये सब चीज याद रखिएगा, सारा चीज ना। चलिए, धारा किसके तहत बनाया जाता है याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन होता है ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म में देख लीजिएगा सारा। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज हो चुका है। ओके, हो गया ना कॉम्प्रिहेंसिव क्लास। इसमें से किस आंदोलन को मुल्की और मिल्की के नाम से जाना जाता है? सफावड़ आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, सरदारी आंदोलन या फिर खेरवार आंदोलन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन देखिएगा तो 1858 से 95 तक हुआ था। यह जो सरदारी आंदोलन है इसको मुल्की और मिल्की के नाम से जानते हैं। अर्थात मुल्क मतलब क्या होता है? देश, यानी कि मातृभूमि और जमीन की लड़ाई हुआ था तो उसके नाम से इसका नाम रखा गया है। इस आंदोलन में कहा जाता है कि जो मुंडा और उरांव जनजाति के लोग थे वह काफी ज्यादा शामिल थे ना, और उनको जैसे कोल सरदार जो थे उसको जैसे नेतृत्व किए थे। आंदोलन 3 चरण में संपन्न हुआ था। पहला चरण को बोला जाता है कि यह भूमि आंदोलन था।
दूसरा चरण जो था वह जो है पुनरुत्थान आंदोलन था, और तीसरा जो है एक राजनीतिक आंदोलन था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अंततः यह ना बिरसा मुंडा के जो है आंदोलन में शामिल हो गया था। डेट देखिएगा तो 1858 से 95 तक हुआ था ना। तो 95 तक आते आते जो है जब बिरसा मुंडा उलगुलान शुरू हुआ तो उसके बाद जो है सारा जो इसमें जो क्रांतिकारी थे वो उसमें जुड़ गए। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी सपाट मूवमेंट तो 1870 का है। बंगम मांझी से रिलेटेड थे नेता, और लाल हेम्ब्रम काफी ज्यादा इनका योगदान था इसमें ना। खेरवार आंदोलन देखिए 1874 का है, भगीरथ मांझी के द्वारा जो है लीड किया गया था। ताना भगत आंदोलन तो पता होगा, अप्रैल 1914 में शुरू हुआ था। जतरा उराव या फिर जतरा भगत के द्वारा इसको बोला जाता है, शुरू किया गया था। और ये जो आंदोलन था ताना भगत आंदोलन, और बाद में और गांधी जी का असहयोग आंदोलन 1920 वाला उससे कनेक्ट हो गया था। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा सरदारी आंदोलन। 3 चरण में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ अधिवेशन के प्रवेश द्वार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? बिरसा मुंडा, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी या फिर वी.डी. सावरकर? आंसर इसका हो जाएगा बी, सॉरी ए होगा बिरसा मुंडा। बी जो है जो मौलाना आजाद वो इसके अध्यक्ष थे ना, इसे ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष थे। आइए सारा चीज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा तो रामगढ़ अधिवेशन 18 से 20 मार्च 1940 को हुआ था, ठीक ना। हरहरी नदी किनारे, ये जैसे दामोदर नदी के किनारे, सॉरी दामोदर नदी की एक सहायक नदी है हरहरी, इसको भी याद रख लीजिएगा। और भेड़ा जो नदी है जिसको भैरवी भी आप लोग बोलते हैं, वो भी दामोदर नदी की ही सहायक नदी है, तो उसी किनारे यह हुआ था। अध्यक्ष मौलाना आजाद रहे थे, और ये जो यहाँ पे सेशन हुआ था वह 53rd था ना, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डाला हुआ नहीं है, PDF में आपको डाल दूंगा। बाकी इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की जैसे नींव रखा गया था, आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो तैयारी पहले से शुरू हुआ था, उसका नींव जो है यहीं पर रखा गया था, ठीक ना, यानी कि पिलर यहीं से खोदा गया था उसका। बाकी रामगढ़ अधिवेशन के द्वार का नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया था। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बारे में स्टडी जब कर रहा था तो मुझे पता चला कि जब जिस समय यह सेशन होने वाला था उस समय ना हवाई जहाज से पुष्प वर्षा करना था, लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारा ज़्यादा ऐसा आंधी तूफान बारिश आ गया, तो आपातकालीन लैंडिंग जो है इसको करवाना पड़ा। फिर जमशेदपुर जो एरोप्लेन था उसको लैंडिंग करवाना पड़ा जमशेदपुर हवाई अड्डा पे। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, 53rd सेशन था। और बाकी महात्मा गांधी अंतिम बार जैसे 1940 में यहाँ पे आए थे, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी इससे पहले कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की बात है ना, देखिएगा तो 18 से 20 मार्च हुआ था, 14 या फिर 16 मार्च के आसपास है, उतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो मार्च में देखिएगा तो एक पर्सन है जिनका नाम था राम नारायण सिंह। तो जो राम नारायण सिंह थे उनको केसरी को उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो राम नारायण केसरी नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो राम नारायण जो सिंह थे उनको केसरी का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, यही 1940 में। तो सारा चीज़ देख लीजिएगा। महात्मा गांधी 1940 में पहली बार आए थे, ये सब ध्यान रखिएगा। किस नदी किनारे हैं, कब हुआ था, क्या क्या डिस्कस किया, सारा देख लीजिएगा। झारखंड में किस समुदाय की साक्षरता दर सबसे अधिक है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर जैन? तो झारखंड में सिख समुदाय का ना जो है शिक्षा दर सबसे ज़्यादा है। आंसर इसका सी हो जाएगा। देख लीजिए झारखंड में सबसे ज़्यादा सिख 88%। डेटा देखिए डेसिमल में था, इसको राउंड अप करके यहाँ पे लिया गया है लगभग ना। तो 88% लगभग जो सिख है वह शिक्षित है। उसका बाद ईसाई आता है और हिंदू 55% है, यानी कि ईसाई कम्युनिटी यहाँ पे जो है ज़्यादा शिक्षित है। भारत में देखिएगा तो 6 जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी आता है ना, हिंदू को छोड़कर, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, तो 6 आता है माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटी आते हैं, सिख और ईसाई, हिंदू माइनॉरिटी की नहीं है। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। झारखंड में जो ओबीसी की आबादी है, कुल आबादी में 52%, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति, यहाँ पे अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, 12.8% है ना, इसे ध्यान रखिएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यहाँ पे 26.8% है ना, 26.2%, ये डाटा याद रखिएगा। अनुसूचित जाति नहीं कि शेड्यूल्ड ट्राइब आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, तो शेड्यूल्ड ट्राइब 26.2% हो गया। आदिम जाति जिसको आप लोग पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स बोलते हैं, PTG, ओके ना, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से बोला जाता है। तो ये जो है उनका 0.72% है। झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं, ठीक ना, तो 0.2% उनका जनसंख्या में हिस्सेदारी है। और झारखंड की सबसे बड़ी जाति यहाँ पे देखिएगा तो कहा जाता है कि झारखंड में अहिर लोग हैं, जिनको आप लोग ग्वाला भी बोलते हैं, कृष्ण जी का जो जाति था वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, इसे सब चीज़ ध्यान रखिएगा। 32 जनजातियाँ झारखंड में हैं और 8 आदिम जनजातियाँ हैं, और इतने ही कुल रिवर हैं और 8 जैसे मुख्य रिवर हैं झारखंड में, ये सब कुछ याद रखिएगा। सिख इसका आंसर हो चुका है। एक और स्लाइड यहाँ पे डाला हुआ है। अगर झारखंड की आबादी देखिएगा तो धर्म के अनुसार विवरण, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो हिंदू जो है सबसे ज़्यादा है यहाँ पे देखने को मिलेगा, 67%। उसके बाद मुसलमान लोग यहाँ पे ना आबादी बोला गया है, यानी पॉपुलेशन के बारे में चर्चा किया गया है ना,
तो मुसलमान जो है सेकंड स्थान पे है, ईसाई जो है थर्ड पे, और सिख जो आता है वह 0.22% इसका बस हिस्सेदारी है। इतना लोग है सिख, ओके, जो कि सबसे ज़्यादा शिक्षित यहाँ पे है। और भारत में देखिएगा आप लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित जो कम्युनिटी है वो जैन कम्युनिटी है ना, ये सब ध्यान रखिएगा, जैन। झारखंड का सर्वाधिक पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है मांदर, धमसा, केंद्रा या फिर थाला। आंसर इसके होगा ना मांदर जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। आइए देख लेते हैं। तो पुराना वाद्य यंत्र तो मांदर हो गया सबसे। इसकी बनावट ना ढोल जैसी होती है, ढोल जैसा होता है, लेकिन इसमें जो साउंड निकलता है ना ढोल से थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी झारखंड का वायलिन केंद्रा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सेंद्रा को नहीं ना। केंद्रा जो है, सेंद्रा जो है से एक शिकार पर्व है, वो अलग है केंद्रा। मुझे तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था पहले। बाकी थाला जो वाद्य यंत्र है वह कांसा से बनाया जाता है, याद रखिएगा, ये भी एक वाद्य यंत्र है। कांसा क्या होता है? तो कॉपर प्लस टीन ना, Cu प्लस Sn। धमसा जो है ढोल, मांदर, ये सब सहायक वाद्य यंत्रों के रूप में प्रयोग होता है। यानी ये सब जब बजाया जाता है तो उसके सहायक, जैसे देखते होंगे कि एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो अलग अलग जो है भी वाद्य यंत्र जो प्ले किया जाता है ताकि उसका साउंड जो है अच्छा निकले ना। चलिए, थोड़ा मतलब सुरमय लगे। तो धमसा उसी तरह का है, इसका आकृति कढ़ाई जैसा होता है ना, कढ़ाई जैसा इसका आकृति होता है। सारा चीज डिस्कस कर दिया, कुछ बचा नहीं। झारखंड में कितने नए उपराजधानी बनाने की घोषणा की गई है? 2, 3, 4 या फिर 5? आंसर इसका भी हो जाएगा। बोला गया कितने नया उपराजधानी बनाया जाएगा, तो 3 बनाया जाएगा और एक पहले से है तो 4 उपराजधानी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ना। और ऐसा होने वाला बोला जा रहा था कि झारखंड जो है से भारत का पहला राज्य हो जाएगा। तो 3 नया राजधानी कौन कौन सा रहेगा? गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीनगर। याद रखिएगा, गिरिडीह है, उसके बाद चाईबासा है और फिर मेदिनीनगर है, ठीक है। एमसीजी तो याद रहेगा ना, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड आप लोग पढ़ते होंगे तो याद रखिएगा, मेदिनीनगर, उसका चाईबासा है और फिर एक आपका गिरिडीह है। तो 3 याद रख लीजिएगा, ट्रिक हो गया एमसीजी, अभी तुरंत बना है। बाकी देख लीजिएगा, इस प्रकार से 4 उपराजधानी वाला झारखंड जो है देश का पहला राज्य होगा, ओके ना, कि 4 उपराजधानी होगा। झारखंड के कितने जिलों में अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ना, इसको देख लीजिएगा, अभी 3 था अभी 4 हो जाएगा आंसर। देखिए, अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं, वो जिले हैं आपके देवघर, दुमका, धनबाद और जामताड़ा। तो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ट्रिक है ना, याद रख लीजिएगा, दे दूं डीजे, क्या है ट्रिक बनाइएगा, दे दूं डीजे, ये क्या होता है? एक दी से देवघर रखिएगा, एक से दुमका रखेगा, दे से देवघर ही होगा, डीयू से दुमका, और एक दी से धनबाद होगा और एक से आपका जामताड़ा हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होगा, झारखंड में जितने भी जिले हैं उसमें 3 ही जिले हैं जिसका नाम डी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देवघर, दुमका और एक बच जाएगा धनबाद। आप लोग को कोई ऑप्शन देगा तो खुद पता चल जाएगा कि डी से है। तो याद रखिएगा, दे दूं डीजे, ऐसे रहेगा कि 4 जो है से आपका यहाँ पे जिले हैं जहाँ पर अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। फॉरेस्ट तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ अब तक ना, कि कितना सारा फॉरेस्ट है। 29.72 वर्तमान में फॉरेस्ट देखिएगा तो जो सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग है, ओके ना। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा और सबसे कम है से आपको जामताड़ा में है। सबसे अधिक वन संसाधन जिला जो है से बोला जाता है कि चतरा में है। परसेंटेज वाइज सबसे फॉरेस्ट ज़्यादा जो है वह लातेहार में कहा जाता है, और ऐसे परसेंटेज वाइज सबसे कम जो है से जामताड़ा में ही पड़ता है। ये सब कुछ चीज़ याद रखिएगा, ओके। तो देवघर, दुमका, धनबाद, जामताड़ा। मैप में देख लीजिएगा, यहाँ पे है आपका धनबाद, देवघर और यहाँ पे हो गया जामताड़ा, ओके, और एक दुमका। बाकी कहीं भी देख लीजिएगा आप लोग, डी से जो है से कोई जो है से डिस्ट्रिक्ट शुरू नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो आप लोग एक बार घूम लीजिएगा, मैं तो घूम चुका हूँ। यहाँ पे सघन गलत हो गया, दंत सा होना चाहिए। दलमा वन जीव अभ्यारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1991, 1992, 1993, 1994? आंसर इसका 1992 होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था बताइए जरा? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है से 1992 में ही लाया गया था, नेशनल लेवल का है। तो उसी समय जो है से प्रोजेक्ट एलिफेंट दलमा में शुरू किया गया था, ये सब याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में, ओके, ये सब याद रख लीजिएगा। दलमा में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुआ था। दलमा वन जीव अभ्यारण्य है, उसका जो है से स्थापना 1975 में किया गया था। एरिया इसका 195 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान रखिए। दलमा और पारसना दोनों का एरिया सेम है ना, ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे है, इस सिंहभूमि में पड़ता है ना, दलमा इस सिंहभूमि में पड़ेगा। सारंडा ज़्यादातर वे सिंहभूमि में पड़ता है, ये सब ध्यान रखिएगा।
झारखंड और बिहार की पारंपरिक मिठाई कौन सी है? यही वो क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर मिल जाएगा, जो क्लास के शुरू में पूछा गया था। ठेकुआ, दुधौरी, खीर या फिर जलेबी? आंसर इसका बी हो जाएगा, दुधौरी इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड और बिहार की पारंपरिक मिठाई है और कहा जाता है कि झारखंड का राजकीय जो है से मिठाई भी है दुधौरी। बाकी देख लीजिएगा यह किससे बनाया जाता है, रेसिपी देख लीजिए। ये चावल होना चाहिए आपका, अरवा चावल होता है। अरवा चावल मतलब बिना बॉयल किया हुआ जो चावल होता है उसको अरवा चावल बोलते हैं। डायरेक्ट आपको कुटा देना है, ठीक है, सुखाकर। दूध होना चाहिए, ठीक है ना, दूध में ही चावल को सिझाया जाता है। उसका इसको आपको गोल गोल बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसको घी में छान देना है। आप लोग घी नहीं है तो आप लोग इसको रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इसको शक्कर से पक दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग नॉर्मली भी खा सकते हैं सब्जी के साथ, ओके। तो और नहीं तो शक्कर के साथ इसको पकाया जाता है, नहीं तो फिर गुड़ के साथ भी इसको पकाया जाता है। उसके बाद ये रेसिपी बन जाता है। तो ये इसका रेसिपी भी हो गया, बना लीजिएगा। झारखंड का राजकीय फल देख लीजिएगा ना, कटहल है, जैक फ्रूट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हो गया। छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ होता है, तो ये हो गया ठेकुआ, इसको देखे होंगे आप लोग, क्वेश्चन भी ऑलरेडी जैसे से पूछ चुकी है। और ये आपका हो गया दुधौरी ना, दुधौरी बोला जाता है इसको। बहुत कोई तो पता होगा, रेसिपी अभी जा रहे हैं तो मम्मी से बनवाते हैं। बजट 2020-21 में कितने जिलों को राष्ट्रीय स्तर की बनाने की घोषणा की गई थी? 3, 4, 5 या फिर 7? तो 7 जिलों को जो है राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा, ओके, ध्यान रखिएगा। बाकी देख लीजिए 7 शहर, जिला नहीं होगा, शहर होगा ना, यहाँ पे शहर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेदिनीनगर है, वो जिला नहीं है। 7 शहर में आपको गढ़वा है, गिरिडीह है, लातेहार है, मेदिनीनगर है, फिर साहिबगंज है, फिर दुमका है, फिर चाईबासा है। ये सब ध्यान रखिएगा। और कुछ ही याद आ रहा है आपको? जहाँ जहाँ उप राजधानी बनना था वो तीनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इंक्लूड है, देख लीजिए यहाँ पे। सी था ना, सी, उसके बाद मेदिनीनगर था ही, और उसके बाद एक गिरिडीह था ना, तो एमसीजी इसमें भी इंक्लूड है। तो 3 तो ऐसे याद रह जाएगा। बाकी याद रखिए गढ़वा भी है आपको, लातेबेरी, यानी कि पलामू प्रमंडल के तीनों जिले हैं आपको। पलामू गढ़वा मतलब 2 तो हो गए, गढ़वा और लातेहार, और हेड क्वार्टर पलामू प्रमंडल का मेदिनीनगर है, तो ऐसे भी याद रख लीजिए। कम गिरिडीह, लातेहार, साहिबगंज, दुमका और चाईबासा, इतना सारा चीज़ याद रख लीजिएगा। वर्तमान में अच्छा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं उनका नाम है रामेश्वर उरांव, और 2023-24 का भी जो है कुल बजट पेश किया गया था 3 मार्च 2023 को। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ना, क्वेश्चन आ जाएगा। झारखंड का जो बजट है लेटेस्ट 2023-24 का, फाइनेंशियल 2024 के लिए, वह किस दिन पेश किया गया? तो 3 मार्च डेट याद रखिएगा। बजट है आपका 1,16,418 करोड़, और देखिएगा तो न्यूज में इसको 1.16 लाख करोड़ भी बोला जाता है। पिछला साल जो 1.01 लाख करोड़ था ना, तो आपसे ज़्यादा है, 1.6 लाख करोड़ है इस साल का। तो करंट का डाल दिया। बजट का एक स्पेशल आपका क्लास आएगा ना। झारखंड के 3 सबसे ऊंची चोटियों को क्रमानुसार घटते क्रम में लगाइए। 3 ऊंची चोटी, पारनास है, सारंडा हिल्स है, फिर गुलगुल पथ है। तो आपको ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले नंबर पे पारसनाथ आता है। बाकी देख लीजिए सारंडा हिल, और यहाँ पे सारंडा हिल 2 को था, 2 ऑप्शन तो कट जाए, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे तो पारसनाथ आता है। तो ये तो ऑप्शन हो गया, बाकी 2 कुछ में से छाटना पड़ेगा आपको। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। सबसे पहले पारसनाथ आता है, उसके बाद गुलगुल पथ आता है, उसके बाद सारंडा आता है, ठीक है। तो ए होता है, सारंडा हिल्स भी है वहाँ पे ना, ऐसे तो 1 है लेकिन वह हिल्स भी है। तो सारंडा हिल्स जो है झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सब ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे हाइट भी लिखा हुआ है। झारखंड के 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसको पारसनाथ में 4,4,7,8 फीट है, 1365 मीटर है, गिरिडीह पड़ता है। गुलगुल पट यह 3,819 फीट है, गढ़वा में है। और सारंडा हिल्स हो गया 3,041 फीट है, यह पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। सारंडा हिल मेनली रूप से पश्चिमी सिंहभूम में है, ऐसे तीनों डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और पता है ना, एशिया का सबसे बड़ा साल सोरिया रोबस्टा ट्री यहीं पे है। ये सारा तो हो चुका है। बाकी देखिए लास्ट जो मैं एक क्लास लिया था, तो एक स्टूडेंट का मैसेज आता है, आ रहा था कि ए जो है 4,4,7,8 फीट है, 1365 तो सबको ही पड़ता है, ठीक है, कि इतना मीटर है और फीट में। जेसीसी जब एक बार एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे ए ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन क्या था 4,4,131 फीट, और जेसीसी इसको सही मानी थी। तो मैं कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो जो है उल्टा पुल्टा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारा मैं देख के और मैं वेरीफाई करके ही पढ़ाता हूँ। कभी अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो बहुत रेयर होता है, क्योंकि मुझे ही पता है कि बुक में चाहे इंटरनेट पर बहुत सारा चीज़ कहीं पे मिस्टेक रहता है। तो मैं काफ़ी सतर्कता से ही क्वेश्चन आपको देता हूँ। लेकिन जेसीसी में क्वेश्चन आया था तो वह 4,4,3,1 फीट ही लिया था। इसके पीछे का रीजन देखिए, आप लोग गिरिडीह का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि पारसनाथ हिल का हाइट कितना है। 1350 मीटर लिखा गया है, 1365 लिखा ही नहीं गया है। तो आप बताइए कि विकिपीडिया में आपको 1365 लिखेगा मिलेगा, और झारखंड का जो गिरिडीह का वेबसाइट है 1350 मिलेगा।
तो किसको आप मानिएगा, तो ग्रिडी का ऑफिशियल वेबसाइट को ना मानिएगा। और 1350 को जब कन्वर्ट कीजिएगा तो 4431 फीट आएगा। ओके, चलिए, तो जो बुक में रहता है थोड़ा बहुत आगे पीछे भी रहता है। ओके, तो ये सब देख लीजिएगा आप डेटा, तो दोनों तरह से आप लोग रहिए, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे 1350 ही है, तो कन्वर्ट करने पर 4429 या फिर 30 के आसपास आता है ना, इसको देख लीजिएगा। तो हर तरह से माइंड में रखिएगा, विकिपीडिया इसको 1365 बोलता है, और सब जगह भी आपको 1365 ही मिलेगा। सारा चीज़ को देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपको बता दिया। ऑर्डर वाइज लगाने के लिए कभी आ जाए तो देख लीजिएगा। चलिए अब मैच कर लीजिए अपना आंसर। झारखंड के पहले क्रांतिकारी वो बुद्धू भगत है ना, देख लीजिएगा, ये सिल्ली के पर्सन थे ना, सिल्ली पचपरगनिया में आपको 5 जो आता है क्षेत्र, उसमें आपको एक सिल्ली भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वही थे। इनका मृत्यु 14 फरवरी 1832 को हुआ था। और कोल विद्रोह के नेता थे, ध्यान रखिएगा, 1833-32 में कोल विद्रोह हुआ था। 1000 रुपये इनाम रखा गया था, पहले नेता थे। अपने को सिंह बोगा का दूध घोषित करके 1895 में एक विरसाहित पंथ की स्थापना इनके द्वारा किया गया था ना, एक पंथ था विरसाहित, उसके स्थापना इनके द्वारा किया गया था। अलग राज्य झारखंड की मांग करने वाले पहले नेता जयपाल सिंह मुंडा थे, जिनको आप लोग गुरु गोमके मारंग गोमके ना, गुरु गोमके रघुनाथ मुर्मू कहा जाता है, इनको मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। केंद्र प्रायोजित जो पीटीजी डाकिया योजना है, उसमें 8 आदिम जनजाति को जो है 35 किलो अनाज घर घर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, 35 किलो दिया जाता है। 8 झारखंड में 8 ही आदिम जनजाति है, तो उन सबको जो है घर घर दिया जाता है 35 किलो अनाज। बाकी 7 समिट जो अभियान के लिए पद्मश्री 2013 मिला था, उनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। ये झारखंड की पहली पर्सनालिटी है जो कि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, और 7 महाद्वीप की ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की एकमात्र महिला है। इनको याद रखिएगा, प्रेमलता अग्रवाल इनका नाम है। ये जमशेदपुर जुगसलाई की पर्सनालिटी है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है ना, उष्णकटिबंधीय मानसून है। और झारखंड में जो बारिश होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते होती है। उसके बाद पेरवा का जलप्रपात छठा नदी पे है, खुट्टी जिले में है ना, देख लीजिएगा। बाकी एक ना जोमनमा नृत्य है, वो एक फसल ग्रहण करने के उपलक्ष्य में पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जोमनमा नृत्य। मांझी शासन व्यवस्था में जिन लोगों से परामर्श किया जाता है उन्हें वग्दो प्रजा कहा जाता है। मांझी शासन व्यवस्था संथाल लोगों का है, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी जो मांझी शासन व्यवस्था था उसको कानूनी मान्यता प्राप्त यूले रूल्स के द्वारा दिया गया था, यह 1856 का है। यह यूले रूल संथाल परगना में लगाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी विश्व में सर्वप्रथम जो बाघों की जनगणना कराया गया था वह पलामू के वन में करवाया गया था, जंगल में 1932 में, 1936 में नहीं। झारखंड में महुआ जो है उसे जो है फूल से शराब बनाया जाता है, इसको मधुका लोंगफिलिया बोला जाता है ना, फिलिया। बाकी जो सामा चकेवा है लोकनाट्य, उसके दौरान जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। जयपाल सिंह मुंडा खूंटी जिले के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी पंचायतों पुस्तकालय वाला भारत का पहला और एकमात्र जिला जामताड़ा है, जहाँ पे सबसे कम फॉरेस्ट है, सब ध्यान रखिएगा। और समय की पुकार, मरीचिका और पुटुस फूल के लेखक जो है गजाधर महतो हैं, ध्यान रखिएगा। पुटुस फूल तो आपको याद होना चाहिए। देखिए ये जो है खोटा भाषा में लिखते हैं, अधिकतर इनका रचना खोटा भाषा में है, लेकिन समय की पुकार हिंदी में है ना, तो इनके बारे में देखिए गजाधर महतो पुटुस फूल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो 16 क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया गया होगा, तो मजा आ गया होगा जरूर। 16 में से कितना मार्क्स आपका आता है जरूर लिखिएगा, 15 आया, 14 आया, 13 आया, 12 आया, जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बस इतना काम जरूर कर दीजिएगा। तो क्लास को इतना ही समाप्त करते हैं। क्लास का आई होप कि फ्रूटफुल जरूर रहा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। सीखते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को भी जरूर सिखाइए, यानी कि शेयर जरूर कर दीजिए। एजुकेशन मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ाते रहिए। पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा, जो कि सारा चीज़ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, एड्रेस सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।